बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से हम लेक्चर नंबर 39 का आगाज कर रहे हैं और गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का दूसरा पार्ट है, इसे हम डिस्कस करेंगे। और पीएमसी सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक केमिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हमने कवर करने, तो वो टॉपिक असल में यहाँ पर थोड़ा सा एम्बिगुअस सा लिखा हुआ है कि हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन फेडरल बोर्ड की बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में या फिर केपीके और बलूचिस्तान की बुक में ये चैप्टर गिवन है, इसको पूरा कवर करना होगा। या फिर अगर हम सिंध और पंजाब के बुक्स के अंदर देखें तो वहाँ पर चैप्टर 17 में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर जितना पोर्शन हार्मोन से रिलेटेड उस सारे को थॉरोली कवर करना होगा। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है, इसमें हम केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक हाफ डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में आपको हार्मोन्स का कॉन्सेप्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और बॉडी के ओवरऑल जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका आपको एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म और साथ साथ जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, अगरचे ये दोनों टॉपिक्स ये आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को भी हम साथ इस केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर कवर कर पाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले दोबारा हम वही कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में भी हमने इंट्रोड्यूस किया था, और अब दोबारा आपके सामने के कोऑर्डिनेशन बेसिकली एनिमल्स के अंदर 2 किस्म की है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन आप देख चुके हैं, जो नर्वस सिस्टम के ज़रिए जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन इट इज़ कैरिड आउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम, और इसके अंदर केमिकल सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है। ये केमिकल सिग्नल्स दरअसल हार्मोन्स कहलाते हैं, इनको केमिकल मैसेंजर्स कहा जाता है। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। तो दीज केमिकल मैसेंजर्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज। हार्मोन्स के वाले से अक्सर एमसीक्यूज बनते होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू हार्मोन। तो आपको ये हार्मोन्स की जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज हैं उनका इल्म होना चाहिए। मसलन हार्मोन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स होंगे, इनकी केमिकल नेचर यूनिफॉर्म नहीं होती है। दे शो डाइवर्स केमिकल नेचर, मींस कोई इनमें प्रोटीन इन नेचर है, कोई स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड, कोई इवन अमाइनो एसिड। तो अभी आपको ये केमिकल नेचर भी पॉइंट आउट करते हैं। सो एक्चुअली दे हैव डाइवर्स केमिकल नेचर एंड दे आर सीक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और दे आइदर प्रमोट और इनहिबिट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। इसके बरक्स अगर हम हार्मोन्स को एंजाइम्स के साथ कंपेयर करें, ठीक है, हार्मोन्स वर्सेस एंजाइम्स, तो एंजाइम के मुकाबले में ये सारे पॉइंट्स आपको डिफर करते हुए नजर आएंगे, सिवाय इसके कि एंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हालांकि एंजाइम के अंदर सम टाइम एक नॉन प्रोटीन इनऑर्गेनिक पार्ट भी मौजूद हो सकता है, बट हार्मोन्स ये प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से आप एंजाइम के वाले से देखते हैं कि उनकी केमिकल नेचर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, यानी ऑल ऑफ देम आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन ये आपको डाइवर्स केमिकल नेचर के हामिल नजर आ रहे हैं। हार्मोन्स आर द secretions of endocrine glands, whereas the enzymes are the secretions of exocrine glands. एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या फर्क होता है, अभी आगे इसको पॉइंट आउट करते हैं हम। और हार्मोन्स ये किसी बॉडी एक्टिविटी को प्रमोट भी कर सकते हैं या उसको इनहिबिट भी करते हैं, बट एंजाइम्स ऑलवेज स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। दे डू नॉट inhibit the biochemical reaction, they always speed up the biochemical reaction. हार्मोन्स और एंजाइम के वाले से एक और कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि हार्मोन ये कोई नया केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस होंगे उन्हीं को रेगुलेट करेंगे। बट एंजाइम कैन इनिशिएट अ न्यू केमिकल रिएक्शन, यानी जिस रिएक्शन का एंजाइम पहले बॉडी के अंदर नहीं था, वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता, by introducing a particular enzyme in the body,
यू कैन इनिशिएट अ न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन हार्मोन्स एक न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट नहीं कर सकता अनलेस कि उसका एंजाइम मौजूद ना हो। सो एक्चुअली हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वेयर एज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कंट्रोल एंड रेगुलेशन ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ज़रा फ़र्क रखना आपने। तो एंजाइम एक्चुअली कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट नहीं करते बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को, लेकिन हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं इनको ज़रूर ज़हनशीन कर लें, क्योंकि बाज़ एंजाइम और हार्मोन्स के कंपैरिजन पर कुछ एमसीक्यूज बने हुए होते हैं, उनमें इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है। अच्छा, हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशंस होती हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, और यहाँ पर हम साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करते हुए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के साथ भी इनको कंपेयर करते जाएंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, देखो फ़र्क क्या होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। दैट एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ डक्टलेस ग्लैंड। इसमें किसी किस्म की कोई ट्यूब अटैच नहीं होगी जिसके ज़रिए सीक्रेशंस को टारगेट पे पहुंचाया जाए, ये डक्टलेस होते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के साथ कोई ना कोई डक्ट अटैच होती है, डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। ये अपनी सीक्रेशंस को उसी डक्ट के ज़रिए टारगेट पर पहुंचाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑलवेज, इनसे हमेशा हार्मोन सीक्रेट होंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जनरली सीक्रेट एंजाइम, बट sometime other than enzymes certain other secretions may also be released by the exocrine glands, जैसे sweat glands या sebaceous glands, these are also the types of exocrine glands, लेकिन उनसे ये एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहे, उनसे अदर देन एंजाइम कुछ दूसरी सीक्रेशंस भी रिलीज हो रही हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑलवेज सीक्रेट हार्मोन्स। और फिर आप देखिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सीक्रेशंस जो कि हार्मोन्स हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट एरिया वाया ब्लड। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सीक्रेशंस ये डक्ट के जरिए डायरेक्ट टारगेट एरिया तक पहुंचती हैं विदाउट एंटरिंग इनटू द ब्लड, तो ब्लड के जरिए इनका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अच्छा, बॉडी के अंदर ये जितने भी केमिकल मैसेंजर्स मौजूद हैं, हार्मोन्स जिनको हम कह रहे हैं, इनको केमिकली आप 4 मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इसमें प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, इनको यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। वैसे बाज़ औक़ात इनको अलग अलग कैटेगरीज में भी कंसिडर किया जाता है। प्रोटीन हार्मोन्स उन हार्मोन्स को कहा जाता है विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड्स। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन आर एक्चुअली द प्रोटीन इन नेचर, ये प्रोटीन इन नेचर हार्मोन्स हैं। और जबकि बाकी जो हैं, जैसे इवन जो ग्रोथ हार्मोन है, दिस इज ऑल्सो अ प्रोटीन हार्मोन, बट ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स कहलाते हैं, दे आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। सो प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स ये एक कैटेगरी बन जाएगी। फिर इसी तरह से अमाइंस या इनको डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। कुछ अमाइनो एसिड्स डायरेक्टली हार्मोन्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, एंड सम ऑफ देम आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, या इनको बायोजेनिक अमाइंस भी कहते हैं। सो इनकी ये आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, और जिन ग्लैंड से ये सीक्रेट हो रहे हैं ये भी आपको यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। अनदर मेजर कैटेगरी इज द स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड लिपिड से ताल्लुक रखने वाला एक ग्रुप है। स्टीरॉयड हार्मोन्स में ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह ये सब आ जाते हैं, और ये इनके साइट ऑफ सीक्रेशंस को पॉइंट आउट किया हुआ है। और एक और कैटेगरी है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड में स्पेशली अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड इज अ 20 कार्बन टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अराकिडोनिक एसिड ये एक टेट्रा अनसैचुरेटेड, जिसमें 4 जगहों पर डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, 20 कार्बन्स पर मुश्तमिल ये एक फैटी एसिड है, 20 कार्बन फैटी एसिड, एंड दिस इज टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मॉडिफिकेशन से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच आर जनरली कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देयर इज लार्ज वैरायटी ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये किसी स्पेसिफिक ग्लैंड से भी सीक्रेट नहीं होते,
बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रेशन होती है व्हेन दोज टिश्यूज आर इंसल्टेड और व्हेन दोज टिश्यूज आर इन्फेक्टेड बाय द फॉरेन इन्वेडर्स। ऐसी सूरत में उन टिश्यूज से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रेशन अमल में आएगी। तो आपने यहाँ पर ये जितने भी केमिकल कैटेगरीज बनाई हमने हार्मोन्स की, इनकी एग्जांपल्स को और इनके ग्लैंड्स को जहाँ से ये रिलीज होते हैं इनको ज़रूर याद रखना है। इसके ऊपर आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एज फार एज मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, जब भी कोई हार्मोन सिक्रीट होता है ब्लड में और वो अपने टारगेट पर पहुंचता है तो वहाँ पर जाकर वो किस तरह से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा। तो इसमें दो मुख्तलिफ तरह के मोड ऑफ एक्शंस हमें हार्मोन्स में नज़र आते हैं। एक प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड टाइप के जो हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स, उनका मोड ऑफ एक्शन मुख्तलिफ है, और दूसरे जो स्टीरॉयड और थायराइड टाइप के हार्मोन्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे अगर आप ये प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन देखें, इनको हम नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन ये एक ही जैसा होगा। इनमें ऐसा होता है कि ये हार्मोन ब्लड के ज़रिए टारगेट पर जब पहुंचता है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पहले पहुंचेगा, ब्लड से निकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर टारगेट सेल की सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रिसेप्टर के साथ आकर इंटरेक्ट करेगा। ये रिसेप्टर टारगेट सेल की सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। जब ये हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ऐसी सूरत में यहाँ पर सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। यानी इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करने पर इसके साथ एडजेसेंट कोई और प्रोटीन एक्टिवेट होगी, इसके साथ इंटरेक्ट करने पर कोई और प्रोटीन एक्टिवेट होगी, उस एक्टिवेशन के नतीजे में कोई और प्रोटीन एक्टिवेट होगी, और अल्टीमेटली एटीपी इज ट्रांसफॉर्म इनटू साइक्लिक एएमपी। ठीक है, ये जो लास्ट इवेंट यहाँ पे परफॉर्म हुआ है, इट इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ एन एक्टिवेटेड एंजाइम नोन एज एडिनाइलेट साइक्लेज। एक एंजाइम है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। So this adenylate cyclase enzyme is also the part of the plasma membrane. Upon the activation, this adenylate cyclase converts ATP into cyclic AMP. तो ये जो हार्मोन था ना, इसको फर्स्ट मैसेंजर का स्टेटस हासिल है यहाँ पर, क्योंकि पहले मरहले पर मैसेज इसके जरिए यहाँ पर पहुंचा है टारगेट सेल पर। लेकिन अब टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर साइक्लिक AMP जनरेट हुआ है, दैट एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर। तो ये फर्स्ट मैसेंजर और ये सेकंड मैसेंजर। अब इस सेकंड मैसेंजर ने या तो इफेक्ट करना है ऑन द सेलुलर एक्शन सच एज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन और सम अदर एक्टिविटीज, तो इस तरह कोई भी जो बायोकेमिकल एक्टिविटी है उनको इसने इफेक्ट करना है, या फिर ये जो साइक्लिक एएमपी है इट इज माइग्रेटेड इनटू द न्यूक्लियस, इट मूव्स इनटू न्यूक्लियस, और वहाँ न्यूक्लियस में दाखिल होकर ये जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। विद इन द न्यूक्लियस ये क्या करेगा, इट इन्फ्लुएंस अपॉन जीन एक्सप्रेशन। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस अपॉन जीन इंटरेक्शन। तो जीन की एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को ये इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड मैसेंजर एक्ट कर रहा होता है। तो आपने यहाँ पर एक खास बात के ऊपर गौर किया कि जो इस तरह के मोड ऑफ एक्शन रखने वाले हार्मोन्स होते हैं उनका रिसेप्टर सेल सरफेस मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है, वहीं पर वो हार्मोन अपना सिग्नल आगे कंडक्ट कर देता है, खुद साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस तक नहीं जा पाता। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टीरॉयड टाइप के या थायराइड टाइप के हार्मोन्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन इससे मुख्तलिफ है। ये हार्मोन्स जब किसी टारगेट सेल में पहुंचते हैं तो टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म को, उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए न्यूक्लियस में डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। यानी इनका रिसेप्टर सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे नहीं होता। तो ये हार्मोन्स न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होने के बाद न्यूक्लियस में मौजूद रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिसेप्टर चेप्रोनियन कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है। ये चेप्रोनियंस या इनको शेप्रॉन्स भी कहा जाता है, दोनों प्रोनाउंसिएशंस यूज की जाती हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर विद द स्टीरॉयड हार्मोन। दोनों की बाइंडिंग इन शेप्रॉन्स या फिर चेप्रॉन्स ने करना है। तो पहले ये इस रिसेप्टर के साथ
कॉम्प्लेक्स की सूरत में मौजूद हैं, बट व्हेन दिस रिसेप्टर इंटरेक्ट्स विद द स्टीरॉयड हार्मोन तो ये chaperones सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हैज बीन फॉर्म. सो दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज डेवलप्ड विद इन द न्यूक्लियस. After its development, it influence upon the gene expression activity. जैसे वहां पर जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करने का काम सेकंड मैसेंजर ने किया था, यहां पर ये जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करने का काम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पर आपने डिफरेंस मुलाहिजा किया दोनों के मोड ऑफ एक्शन में कि स्टीरॉयड और थायराइड टाइप के हार्मोन्स का रिसेप्टर सेल सरफेस मेम्ब्रेन पर नहीं होगा, ये अंदर दाखिल हो जाएंगे डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में और वहाँ पर जाकर जीन इंटरेक्शन को जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे. लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है उनका रिसेप्टर चूँकि बाहर है वो अंदर दाखिल नहीं हो पाते. यहाँ पर आपने कोई सेकंड मैसेंजर ऑब्जर्व नहीं किया, जबकि पहले वाले केस में आपने एक सेकंड मैसेंजर भी ऑब्जर्व किया था. तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट माइंड में रखिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कोई एमसीक्यू बन सकता है. या फिर जो आपको अभी मैंने एग्जांपल्स बताई थी केमिकल नेचर के हवाले से, तो उन हार्मोन्स का नाम लेकर उनके मुतालिक इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. तो आपने वो केमिकल नेचर भी ज़रूर अच्छी तरह से याद रखनी है और इसके साथ साथ ये दोनों मोड ऑफ एक्शंस को भी रिव्यू करना है. अच्छा, अब जरा देखिए कि बॉडी के अंदर जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं. ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें अगरचे बॉडी के तमाम मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको पॉइंट आउट किया हुआ है, उनमें से कुछ तो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं जिनको आगे हमने कवर करना है, और कुछ का जिक्र हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मौजूद नहीं है, वो सिर्फ इस टेबल में गिवन है. लिहाजा इस टेबल में मौजूद जितने भी ग्लैंड्स और उनकी सिक्रेशंस पॉइंट आउट की हुई हैं, इनको अच्छी तरह से आप रट लें. इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. मसलन जैसे पाइनियल ग्लैंड, इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इससे एक हार्मोन सिक्रेट हो रहा है मेलाटोनिन. इसी तरह हार्ट से भी कुछ ये हार्मोनल सिक्रेशंस रिलीज होती हैं. इसी तरह से किडनी या एडिपोज टिश्यूज, ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनकी हार्मोनल सिक्रेशन को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इनके मुतालिक बाज़ का एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं और वो सिर्फ ये इस टेबल की हद तक होंगे. तो आपने इस टेबल की हद तक ये जो इंफॉर्मेशन है इन ग्लैंड्स के हार्मोन्स की, इसको ज़रूर प्रिजर्व करना है. बाकी जितने ग्लैंड्स हैं उनको हम वन बाय वन अभी आगे एक्सप्लोर करते हैं. इसके अलावा यहाँ पर देखो, इन ग्लैंड्स के मुतालिक एक सवाल यूँ भी पूछा जाता है एमसीक्यू का कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, या विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कोई थोरेसिक रीजन ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, या एब्डोमिनल रीजन में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं. तो जितने भी ग्लैंड्स अभी आप देखेंगे उनकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना है, इनके ऊपर भी सवालात बनेंगे. तो आगे हम इनको वन बाय वन इन ग्लैंड्स को देखते हैं. यहाँ पर इस टेबल के अंदर ये जितने भी हार्मोन्स ओवरऑल हमारे इन तमाम ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, इनको समराइज किया हुआ है. इन हार्मोन्स की साइट ऑफ सिक्रेशन यानी ग्लैंड्स को पॉइंट आउट किया हुआ है. इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स, उनके ब्रीफ फंक्शंस और उनका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, सिक्रेशन कैसे उनकी कंट्रोल हो रही है या किस कंडीशन में उनकी सिक्रेशन रिलीज हो रही है, किस कंडीशन में नहीं. तो ये पूरे यूँ समझ लें कि इस केमिकल कोऑर्डिनेशन की एक समरी है. तो इसको आप आखिर में रिव्यू कीजिएगा. अभी हम पहले वन बाय वन ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कवर करते हैं और उसके बाद फिर फाइनली आप इस टेबल को रिव्यू करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉल हो जाएगी. तो आइए सबसे पहले हम रोल देखते हैं हाइपोथैलेमस का. हाइपोथैलेमस, ये कल जब आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन एक्सप्लेन की थी तो उसमें भी इसका जिक्र आया था कि ये हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक है. एक लिंक के तौर पर ये एक्ट करता है क्योंकि एज पार्ट ऑफ ब्रेन ये कुछ नर्वस कोऑर्डिनेशन की फंक्शंस को भी रेगुलेट कर रहा होता है. जैसे इट इज़ द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द थर्मो रेगुलेशन, या फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है. इस तरह से काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिनको ये एज पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है. बट बाय सिक्रेटिंग हार्मोन्स इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन. लेकिन हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं वो दो किस्म के हार्मोन्स होंगे. वन ऑफ देम आर कॉल्ड प्राइमरी हार्मोन्स एंड अदर आर ट्रॉफिक हार्मोन्स. फर्क ये होता है इन दोनों हार्मोन्स में कि अ प्राइमरी हार्मोन इटसेल्फ रेगुलेट द एक्टिविटी इन द बॉडी,
ये या तो किसी एक्टिविटी को प्रमोट करेगा हार्मोन या इनहिबिट करेगा, यानी कोई भी हार्मोन अगर डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हो रहा है किसी एक्टिविटी में तो इसको प्राइमरी इन नेचर कहा जाएगा। जैसे इंसुलिन है जो ग्लूकोज की रेगुलेशन कर रहा होता है, लेकिन ट्रॉफिक हार्मोन इज दैट विच कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड। ये बजाय खुद कोई एक्टिविटी रेगुलेट करने के किसी दूसरे ग्लैंड की हार्मोनल सिक्रीशंस को ये कंट्रोल करेगा, किसी दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट अ पर्टिकुलर हार्मोन, या किसी दूसरे ग्लैंड को ये इनहिबिट करेगा टू सिक्रीट अ पर्टिकुलर हार्मोन। जैसे मिसाल के तौर पर TSH ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल द थायरोक्सिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर अगरचे मैंने ये एग्जाम्पल में TSH लिखा हुआ है, तो TSH लिखने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन है, ये पिट्यूटरी हार्मोन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन इसका जिक्र किया हुआ है। तो इससे ये भी पता चला हमें कि हाइपोथैलेमस से ही सिर्फ ये प्राइमरी और ट्रॉफिक हार्मोन सीक्रेट नहीं होते, प्राइमरी और ट्रॉफिक ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है हार्मोन्स की। तो जो भी हार्मोन खुद से कोई एक्टिविटी रेगुलेट कर रहा हो उसको प्राइमरी कहा जाएगा, और जो किसी दूसरे ग्लैंड की हार्मोनल सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं उसको ट्रॉफिक हार्मोन कहा जाएगा। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको हमने यहाँ पर एनलिस्ट किया हुआ है। दीज आर द हार्मोन्स which are produced by the hypothalamus. These are trophic type of hormones, जैसे SRF somatotrophin releasing factor, या थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, या कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, या गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनकी पूरी एब्रीविएशंस आपको बुक में मिल जाती हैं, आपने इन एब्रीविएशंस को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दो प्राइमरी नेचर के हार्मोन्स भी हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट, इनको जरूर जहन में रखिए। ADH और ऑक्सीटोसिन, they are produced by the hypothalamus, but after being produced they are stored in the posterior lobe of pituitary, और जब भी बॉडी में जरूरत पड़ती है तो posterior lobe of pituitary से फिर ये रिलीज होते हैं और जाकर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अक्सर इनके मुतालिक सवाल पूछा जाता है कि which of the following is the site of secretion of ADH, तो site of secretion तो pituitary gland है, but which of the following is the site of production of ADH, उसमें आपने pituitary gland को क्रेडिट नहीं देना। ADH is produced by the hypothalamus, सही। अच्छा, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर इनकी कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन फंक्शन और इफेक्ट्स ऑफ एबनॉर्मल सिक्रेशन को यहाँ पे पिन पॉइंट किया हुआ है। तो हम जितने भी अभी हार्मोन्स पढ़ेंगे उनके मुतालिक ये तीन एस्पेक्ट्स को जरूर फोकस करते हुए जाएंगे, क्योंकि इन तीनों एस्पेक्ट्स के हवाले से क्वेश्चंस बनते होते हैं। इस वजह से आपको हर एक हार्मोन के मुतालिक ये तीन चीज़ें ज़रूर जहन में आनी चाहिए। उसको कोशिश करें बुक्स के अंदर एक्सप्लोर करने की। अगर वो बुक्स में वो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो फिर बेशक आप उसको छोड़ दें, लेकिन कम से कम आप ये कोशिश ज़रूर करें कि इन तीनों एस्पेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करें किसी भी हार्मोन के मुतालिक। तो आप ये जो हार्मोन्स देख रहे हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, एक्चुअली इनका जो कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन है वो फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए होता है। फीडबैक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्विंग मेटाबोलाइट एंड हार्मोन लेवल, ये इनकी सिक्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ हार्मोन्स के साथ आपको इनकी सिक्रेशन का रिलेशन नज़र आएगा कि किसी हार्मोन के कम होने से ये ज़्यादा हो जाएंगे, किसी हार्मोन के ज़्यादा होने से ये कम होंगे। तो इस तरह से ये फीडबैक मैकेनिज्म्स के ज़रिए इनकी सिक्रेशन कंट्रोल हो रही होती है। एज फार एज फंक्शन ऑफ दीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन इज कंसर्न, तो जितने भी ये ट्रॉफिक नेचर के हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ऑल ऑफ देम कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, और इससे नंबर ऑफ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो उन तमाम हार्मोनल सीक्रेशंस की रेगुलेशन में ये सारे ट्रॉफिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं, और इनकी एबनॉर्मल सिक्रेशन के इफेक्ट्स भी डेफिनेटली वही होंगे जो कि एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होंगे, क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहे हैं। और अगर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की रेगुलेशन डिस्टर्ब हुई तो इसका मतलब है कि जो भी बॉडी में प्रॉब्लम आएगा उसके पीछे इनका भी हाथ हो सकता है, सही। अच्छा, जबकि ये ADH और ऑक्सीटोसिन, इसको हम अलग से अभी डिस्कस करते हैं, जब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी आपको बताएंगे वहां पर इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन थोड़ी एक्सप्लेन करिएगा। कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन बेटे देखो, अभी यहाँ पर हम इसका जिक्र ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे,
इसका जिक्र अभी आगे पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा, क्योंकि इन हार्मोन्स ने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को सीक्रीट करवाना है या किसी पिट्यूटरी हार्मोन को इनहिबिट करवाना है। तो इस वजह से इनकी जो सिक्रीशन है वो पिट्यूटरी हार्मोन के साथ लिंक्ड है, यानी किसी पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ने से ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी इंक्रीज होंगे, या किसी पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन कम होने से ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन कम होंगे। तो हम अभी इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड अभी पढ़ते हैं, ठीक है। वहां पर फिर आपको वन बाय वन बताएंगे कि ये एसआरएफ की सिक्रीशन कैसे कंट्रोल होगी, तो टीआरएफ की कैसे होगी, सीआरएफ की कैसे होगी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा चंद एक मिनट के बाद हम ये इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। जी, तो उसके बाद अब आप आगे देखिए कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे आपको अभी मैंने यहाँ पर एब्रीविएशंस बताई थी, तो अब ये पूरे नाम आप देख लें। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन्स में जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, इसको GHRF भी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर या SRF भी है। और इसका रोल क्या है कि सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन को ये कंट्रोल कर रहा है। इसके जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होगी। सोमेटोस्टेटिन एक और हाइपोथैलेमिक ट्रॉफिक हार्मोन है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें इन दोनों फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है, विच आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को प्रमोट कौन करता है, SRF, और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन। ओके, उसके बाद फिर ये थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर, दिस इज अनदर हाइपोथैलेमिक ट्रॉफिक हार्मोन। इसका क्या रोल है, इट इज इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंटीरियर लोब से TSH सिक्रीट होना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस TRF। फिर इसी तरह से एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, या इसको कॉर्टिको रिलीजिंग, इसको कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर भी कहा जाता है। दिस हार्मोन कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ ACTH। ACTH हार्मोन भी इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस। फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। और जबकि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH ये सिक्रीशन ऑफ FSH और LH को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे आपने रोल पॉइंट आउट कर लिए। अभी इन रोल को हम आगे पिट्यूटरी ग्लैंड में फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन कम से कम आप इस टेबल में ये जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे थे उनके रोल्स आपको यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। याद रखिए ये सारे ट्रॉफिक नेचर के हार्मोन्स हैं। अभी वो जो प्राइमरी नेचर के दो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और ADH है उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। देखो इस हवाले से आपसे सवाल बन रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन बोथ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये अभी बहुत वजाहत से आपको ये बताया कि वो कौन सा पार्ट है जो दोनों में इन्वॉल्व है। तो दिस इज एक्चुअली हाइपोथैलेमस। ओके, ये दोनों में इन्वॉल्व है। अच्छा, अब जरा पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशन देखते हैं दूसरे ग्लैंड्स के साथ। पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन अवर बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द ब्रेन रीजन। इट इज located just below the hypothalamus. Hypothalamus itself is the part of limbic system. हम ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में इसकी नोट में डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज फाउंड एट द वेंट्रल साइड ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। और इसी तरह से जब ये हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो डेफिनेटली पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में कौन से हिस्से में मौजूद होगा, वेंट्रल साइड पर या लैटरल साइड पर या डॉर्सल साइड पर। तो ऑब्वियसली ये भी वेंट्रल साइड पर मौजूद होगा। तो इस तरह की जो रिलेटेड बातें ना उनको ज़रूर सोचते जाएं जब ये आप पढ़ रहे हो। हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टॉक के जरिए अटैच होता है। दिस स्टॉक इज नोन एज इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम बेसिकली this is the stalk that connects the pituitary gland to the hypothalamus and it consists of blood capillaries इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर फाइबर्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं। एक्चुअली न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं ना ये स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स जो कि हाइपोथैलेमस के बेसिकली न्यूरॉन है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो इसके अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होंगे। और ये कौन से टाइप के न्यूरॉन्स होंगे, डेफिनेटली एसोसिएटिव टाइप के न्यूरॉन्स होंगे। बट दीज न्यूरॉन्स आर
स्पेशली अडॉप्टिव फॉर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। इस वजह से इन न्यूरॉन्स को न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहा गया है। These न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैव देयर सेल बॉडीज इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर इनकी सेल बॉडीज लोकेट करती हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमिक नर्व सेल जो लेबलिंग की हुई है, दीज आर द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विच आर लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस। आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेल बॉडीज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की हाइपोथैलेमस के कौन से हिस्से में होंगी? ग्रे मैटर के अंदर या व्हाइट मैटर में? कहाँ होना चाहिए इनको? जी बेटा, क्या सोचते हैं आप कि हाइपोथैलेमस के अंदर इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की सेल बॉडीज लोकेटेड हैं? द क्वेश्चन इज दैट वेदर दीज सेल बॉडीज आर लोकेटेड इन द ग्रे मैटर ऑफ द हाइपोथैलेमस और इन द व्हाइट मैटर ऑफ द हाइपोथैलेमस। ग्रे मैटर क्यों? सब लोग क्लास ज्वाइन करके सो तो नहीं गए बेटा? थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करो ना, मुझे भी फिर वो हिम्मत होती है पढ़ाने में, कोई ज्यादा ख्यालात आ रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ा इंटरेक्ट किया करें बीच में, बिल्कुल इनएक्टिव होके ना बैठे। तो ये ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज मौजूद होंगी, ठीक है। और जबकि इनके फाइबर्स आके टर्मिनेट हो रहे होते हैं यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो ये कौन से फाइबर्स होंगे इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के विच आर टर्मिनेटेड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड? एक्सॉन फाइबर्स होंगे या डेंड्राइट फाइबर्स होंगे? एक्सॉन फाइबर। तो इन एक्सॉन फाइबर्स के एंड से ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं। दीज हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, दे आर सिक्रेटेड बाय द एंड्स ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। स्पेशली जो आपको प्राइमरी नेचर के हार्मोन्स बताए थे, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, दे आर सिक्रेटेड बाय द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और फिर ये डायरेक्टली ये हार्मोन आकर स्टोर हो जाते हैं इनटू द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अच्छा, तो आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस बाय मींस ऑफ इन्फंडिबुलम, जो कि एक स्टॉक था ब्लड कैपिलरीज और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के फाइबर्स पर मुश्तमिल। उसके नीचे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हैज 3 lobes. The most prominent lobe is the anterior lobe, which is also known as the master gland. याद रखो, ये जो टर्म मास्टर ग्लैंड है ये स्पेसिफिकली एंटीरियर लोब के लिए यूज की जाती है। क्यों इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है एंटीरियर लोब को? बिकॉज द एंटीरियर लोब हैज इन्फ्लुएंस अपॉन मेनी अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। जैसे आपको ये रिलेशन शो किया हुआ है कि दिस एंटीरियर लोब इन्फ्लुएंस अपॉन द ग्रोथ हार्मोन्स, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो यहां से सिक्रेट होगा, दीज ग्रोथ हार्मोन्स इन्फ्लुएंस अपॉन द बोन्स और मसल्स के ऊपर ही इन्फ्लुएंस करेंगे। सिमिलरली एंटीरियर लोब से सिक्रेट होने वाला जो ACTH है, इट इन्फ्लुएंस अपॉन द एड्रीनल कॉर्टेक्स। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है कि TSH जो एंटीरियर लोब से सिक्रेट होगा, इट इन्फ्लुएंस अपॉन द थायराइड ग्लैंड। और ये जो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं FSH एंड TH, FSH एंड LH, सॉरी TH नहीं है, ये LH। तो FSH और LH गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, दे इन्फ्लुएंस अपॉन टेस्टिस एंड ओवरीज। और फिर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, दे इन्फ्लुएंस अपॉन द मेमोरी ग्लैंड्स। सो आपने देखा कि एंटीरियर लोब से रिलीज होने वाले हार्मोन्स, दे इन्फ्लुएंस अपॉन मेनी अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, देयरफॉर द एंटीरियर लोब इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो ये टर्म मास्टर ग्लैंड स्पेसिफिकली किसके लिए यूज की जा रही है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के लिए, होल पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए नहीं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वहां पर आपको ऑप्शन एंटीरियर लोब का गिवन ना हो, जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड गिवन हो, तो फिर आप इन जनरल आप इस टर्म को पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एंटीरियर लोब की मौजूदगी में पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड आप ऑप्ट नहीं करेंगे। दिस टर्म इज मेनली रिलेटेड टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। फिर इसमें देखिए दूसरी जो मेजर लोब है वो पोस्टीरियर लोब है। ह्यूमन के अंदर जो मीडियन लोब होती है, इट इज वेरी लेस प्रोमिनेंट। Median lobe is very small lobe. It consists of few cells which are embedded between the posterior and anterior lobe. हालांकि दूसरे कुछ मैमल्स के अंदर मीडियन लोब ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और वो सेपरेट लोब के तौर पर दिखाई देती है, बट इन ह्यूमन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स आर मोर प्रोमिनेंट एज कंपेयर टू द मीडियन लोब। अच्छा, तो अब आप देखिए कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड की तीनों लोब्स हैं, इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स और उनके इफेक्ट्स, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं
उसमें सबसे पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन या इसको सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये जितनी भी एब्रीविएशंस यहां पर आएंगी, इन एब्रीविएशंस को अच्छी तरह ज़हननशीन कर लीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि STH और TSH बड़े मिलते जुलते ये एब्रीविएशंस हैं। TSH एक और चीज़ है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये STH है, दैट इज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन इसे आमतौर पर कहा जाता है। इसका कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन आप देख रहे हैं कि इट इज रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। यानी जब भी बॉडी में इस ग्रोथ हार्मोन की जरूरत होती है तो हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट होगा, और उसके रिस्पॉन्स में फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा। और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन अगर एक लेवल से ज्यादा होने लगे तो फिर दोबारा हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड सोमैटोस्टेटिन, दैट इनहिबिट्स द इंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट दिस हार्मोन। तो इस तरह से ये दोनों हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। देखो यहां पर बड़े सवाल बन सकते हैं, ये फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं। ये फीडबैक मैकेनिज्म आपको जगह जगह नजर आएंगे। जब भी देखो कोई एक हार्मोन दूसरे हार्मोन की सिक्रेशन को प्रमोट कर रहा है तो ये भी एक किस्म का फीडबैक है, और जब कोई एक हार्मोन दूसरे हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर रहा है तो ये भी एक किस्म का फीडबैक है। फीडबैक मैकेनिज्म में जब एक हार्मोन से दूसरे हार्मोन की सिक्रेशन प्रमोट होगी तो उसे पॉजिटिव कहा जाएगा, और जब एक हार्मोन से दूसरे हार्मोन की सिक्रेशन इनहिबिट होगी तो उसे नेगेटिव कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर सवाल आपसे बन सकते हैं कि ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, इट हैज पॉजिटिव फीडबैक अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। सो इट हैज पॉजिटिव फीडबैक अपॉन द ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि इसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन विल बी प्रमोटेड, whereas the somatostatin hormone has negative feedback with which of the following hormone, और ये नेगेटिव फीडबैक रखता है ये इसी ग्रोथ हार्मोन के साथ, क्योंकि इसकी सिक्रेशन से वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इस तरह के सवालात यहाँ से काफ़ी बनते हैं। आप जितने हार्मोन कवर करते जाएंगे उनमें इन बातों को ज़रूर सोचना है। अब फंक्शन ग्रोथ हार्मोन का क्या है? ग्रोथ हार्मोन हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Growth hormone stimulates the cell growth and cell division. It also stimulates the uptake of amino acids into the cells and increase the rate of protein synthesis. देखो जब तक ओवरऑल बॉडी ग्रो कर रही होती है, कद बढ़ रहा होता है हमारा, उस वक्त तो ये मसल्स और बोन्स को अफेक्ट करता है और उनकी ग्रोथ करवाता है। बट जब हमारी ग्रोथ एक स्टेज पर आकर रुक जाती है और मज़ीद बॉडी इनलार्ज नहीं होती, तो ऐसी सूरत में ये नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी इसकी सिक्रेशन। ये थ्रू आउट द लाइफ सिक्रीट होता रहेगा, लेकिन आफ्टर द एडोलसेंस जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के इवेंट्स तो सारी उम्र हमारे बॉडी में चलते रहते हैं। तो इस वजह से बाकी लाइफ के अंदर ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा। अच्छा, इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन से क्या इफेक्ट्स डेवलप होते हैं? जितने भी हार्मोन्स अभी आप देखते जाएंगे उनकी एबनॉर्मल सिक्रेशंस के इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज में एबनॉर्मल सिक्रेशन के इफेक्ट्स को पूछा गया होता है। जैसे आप देखिए इफेक्ट ऑफ अंडर सिक्रेशन। अगर ग्रोथ हार्मोन किसी शख्स में पैदाइशी तौर पर बहुत कम सिक्रेट हो रहा है तो उसका कद छोटा रह जाएगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म, in which the development is much slower and the individual has short stature. However, the body parts stay in proportion and the brain development and the IQ is unaffected. यानी उसमें ऐसा नहीं है कि वो मेंटली रिटार्डेड होगा, वो वैसे कद में छोटा शख्स होगा, बाकी उसके बॉडी पार्ट्स प्रोपोर्शनली उसी लिहाज से छोटे होंगे, उसमें कोई ऐसे और डिफेक्ट नहीं होगा, बाकी सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क कर रहे होंगे, जस्ट उसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई, वो छोटे कद का रह गया। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। इसको हम अभी आगे कंपेयर करेंगे एक और सिचुएशन के साथ, क्रेटिनिज्म के साथ। तो ये ड्वार्फिज्म ये वाली सिचुएशन है। अच्छा, फिर देखो अगर ये ग्रोथ हार्मोन किसी शख्स में ओवर सिक्रीट होता है तो इसकी ओवर सिक्रेशन दो तरह से ऑब्जर्व की गई है। अगर किसी शख्स में बाय बर्थ इसकी ओवर सिक्रेशन हो रही है, यानी कॉन्जेनाइटली का मतलब होता है बाय बर्थ, तो ऐसी सूरत में उसका कद बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड जायगेंटिज्म। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड या बाय बर्थ। और
अगर इसकी सिक्रीशन एडल्ट लाइफ में या लेटर इन लाइफ इसकी सिक्रीशन अगर ज्यादा होती है, देन इट रिजल्ट्स इनटू द एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में बोन्स आर नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग इन लेंथ बट ग्रो इन थिकनेस, और एक्रोमेगैली इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जिंग द हैंड्स, फीट, स्कल, नोज एंड जॉ बोन्स। यानी एक्रोमेगैली में ऐसा होगा कि पूरी बॉडी प्रोपोर्शनली ग्रो नहीं करेगी। जैगेंटिज्म एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पूरी बॉडी प्रोपोर्शनली ग्रो करती है, हर बॉडी पार्ट एक लिहाज से ग्रो कर रहा होता है, लेकिन ये जो एक्रोमेगैली है इसमें इम्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगी, जिसमें कोई बॉडी पार्ट थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर जाएगा और कोई ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बहुत एबनॉर्मल फीचर्स डेवलप होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इन इस। जी बेटा। सर ये जो ड्वार्फिज्म है और जो आपने कहा ना जो गाइगेंटिज्म है ना, तो वो हमारे पास उससे होता है जो ग्रोथ हार्मोन सोमेटोस्टेटिन इससे होता है। सोमेटोस्टेटिन नहीं, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन से। सोमेटोस्टेटिन तो ये हाइपोथैलेमिक फैक्टर था जो रेगुलेट कर रहा था ग्रोथ हार्मोन को। यानी किसी शख्स में अगर ये सोमेटोस्टेटिन जिसने ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करना था ना, अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लग जाए तो सोमेटोस्टेटिन इसको। जी बेटा। तो इससे ड्वार्फिज्म होगी। मेरी बात सुने ना, देखो सोमेटोस्टेटिन ने ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल में रखना था, अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे तो इसने रोकना था। और अगर ये रोक ना पाए, अगर सोमेटोस्टेटिन उसको रोक ना पाए, यानी खुद ये सिक्रीट ना हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा, और ऐसी सूरत में फिर क्या हो जाएगा, जैगेंटिज्म। ओके। और अगर किसी शख्स में ये जो सोमेटोस्टेटिन है ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, तो ग्रोथ हार्मोन की अंडर सिक्रेशन हुई है जिससे ड्वार्फिज्म हो जाएगा। देखो ये जो सोमेटोस्टेटिन है, मैंने अभी आपको समझाया कि ये नेगेटिव फीडबैक शो करता है ना, अगर ये ज्यादा होगा तो ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर जी। तो उसके बाद आप देखिए इस हवाले से, ड्वार्फिज्म इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ, किसकी अंडर सिक्रीशन, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन या फिर कॉर्टिकोट्रोफिन या थायरोट्रोफिन या प्रोलैक्टिन। सो ए। और अगर यहां पर सोमेटोस्टेटिन भी ऑप्शन होता, सोमेटोस्टेटिन, तो क्या उसकी अंडर सिक्रीशन से ड्वार्फिज्म हो सकता था? नो, उसकी ओवर सिक्रीशन से ड्वार्फिज्म हो सकता है। समझ आई बात? गुड। सो दिस इज सोमेटोट्रोफिन। विच वन इज द कॉज ऑफ एक्रोमेगाली? ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन या अंडर सिक्रीशन ऑफ? तो डेल्टा। अभी तो ज़ाहिर हम ताज़ा पढ़ रहे हैं तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब सारे हार्मोन्स आप रिव्यू कर चुके होंगे तो फिर ये मिक्स होने का अंदेशा है। लेकिन आप अगर ये इसी तरह से तरतीब से एक एक चीज़ को कवर करते जाएं तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जा सकेगा। अच्छा, तो ये डी ऑप्शन इज द राइट वन। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला जो दूसरा हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH, इसका कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन भी हाइपोथैलेमिक फैक्टर के साथ कंसर्न है। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है, और ये थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द TSH। लेकिन याद रखो कि ये जो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है इसकी सिक्रीशन डिपेंड कर रही होती है TSH की सिक्रीशन के ऊपर। यानी TSH की सिक्रीशन अगर ड्रॉप होगी तो तब ये TRF की सिक्रेशन बढ़ेगी और उसके रिस्पॉन्स में फिर TSH भी सिक्रेट हो जाएगा। और जब TSH एक ख़ास हद से ज़्यादा होगा तो TRF ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा। जैसे ये ड्रॉप होगा तो TSH विल आल्सो बी ड्रॉप्ड। तो जो TSH हार्मोन है, TSH हार्मोन, इसकी सिक्रेशन डिपेंड कर रही होती है थायरॉक्सिन की सिक्रेशन के ऊपर। ये तीन चीज़ें आपने यहाँ पर माइंड में रखनी है, थायरॉक्सिन, TSH एंड TRF। देखो थायरॉक्सिन का लेवल ड्रॉप होने से TSH का लेवल अप होगा, बल्कि TSH से पहले TRF का लेवल अप होगा, और इसकी वजह से फिर TSH ज़्यादा हो जाएगा। और जब TSH ज़्यादा होगा तो अब आप देखिए TSH का रोल क्या है। इट रेगुलेट्स द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स एंड द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और उससे क्या चीज़ रिलीज करवाता है ये TSH? थायरॉक्सिन रिलीज करवाता है।
तो देखो जब ये टीएसएच सीक्रेट होगा तो फिर थायरॉक्सिन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जैसे थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा तो फिर उसकी वजह से टीआरएफ भी ड्रॉप हो जाएगा और टीएसएच विल आल्सो बी ड्रॉप्ड। तो यहाँ पर आपको ये फीडबैक मैकेनिज्म्स इनके दरमियान याद रखने हैं। मसलन मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई टीआरएफ हैज़ विच फीडबैक अपॉन द टीएसएच, तो दिस वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि इसकी सिक्रेशन बढ़ने से इसकी सिक्रेशन बढ़ रही है। अच्छा, TSH हैज़ विच फीडबैक अपॉन द थायरॉक्सिन, अगेन पॉजिटिव, इसकी सिक्रेशन बढ़ने से इसकी सिक्रेशन भी बढ़ेगी। लेकिन ये जो थायरॉक्सिन है इट हैज़ विच फीडबैक अपॉन द TSH, नेगेटिव, बिकॉज व्हेन थायरॉक्सिन लेवल इज इंक्रीज्ड टू सर्टेन लिमिट, तो उसकी वजह से फिर TSH ड्रॉप हो जाएगा, और अगर थायरॉक्सिन लेवल किसी लिमिट से नीचे आएगा तो फिर TSH बढ़ेगा। तो थायरॉक्सिन हैज नेगेटिव फीडबैक अपॉन दीज हार्मोन बट दीज टू हैव पॉजिटिव फीडबैक अपॉन द थायरॉक्सिन। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छी तरह से ज़हनशीन करें पढ़ते हुए। अब इसका फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया। TSH की एबनॉर्मल सिक्रेशन का इफेक्ट क्या हो सकता है? जी बेटा, ये थायरॉक्सिन है ना, आपने कहा कि वो इफेक्ट करता है TSH को, तो फिर ये डायरेक्टली क्यों नहीं करता TRF को? हाँ जी, तो देखो ये डायरेक्टली कर रहा है ना, थायरॉक्सिन का लेवल ड्रॉप होने से TRF का लेवल ड्रॉप हो रहा है, और थायरॉक्सिन का लेवल ड्रॉप होने से TRF का लेवल अप हो रहा है, और जब TRF अप होगा तो डेफिनेटली TSH भी अप होगा। अगर हम यहाँ पर TRF को एक दफ़ा इग्नोर कर दें और इन दोनों को रिलेट करें तो फिर हम क्या कहेंगे कि थायरॉक्सिन का लेवल ड्रॉप होने से TSH का लेवल अप होगा। समझ आ गई बात? सर थायरॉक्सिन है ना, हाँ, अगर वो ज्यादा हो जाए तो फिर TSH के बजाय TRF को क्यों नहीं करता? कम हो जाएंगे ना वो दोनों। अगर थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा हो जाए बॉडी में तो ऐसी सूरत में फिर ये दोनों कम होने लग जाएंगे। जब ये दोनों कम होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर थायरॉक्सिन भी कम हो जाएगा। क्लियर? जी, तो देखिए फंक्शन आपको यहां पे क्लियर हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए इसका जो एबनॉर्मल सिक्रेशन का इफेक्ट है, अंडर सिक्रेशन की वजह से थायराइड फंक्शन मुतासिर हो जाता है, थायराइड फंक्शन लेस हो जाएगा। दिस लेस फंक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन या लैक ऑफ थायरॉक्सिन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, और जबकि ओवर सिक्रेशन ऑफ TSH कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें थायरॉक्सिन का एक्सेस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा जो हार्मोन है वो है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन आप देख रहे हैं कि कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है वो इसके लेवल को डिटरमिन करता है। लेकिन जो ACTH का लेवल है ये डिपेंड कर रहा होता है स्टीरॉयड लेवल इन द ब्लड। अगर स्टीरॉयड का लेवल ब्लड के अंदर, ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है जो अभी थायरॉक्सिन वाले केस में देखी है, अगर ये स्टीरॉयड का लेवल ड्रॉप होगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको अलग से बताता हूँ कि अगर ये स्टीरॉयड का लेवल ड्रॉप होगा तो ऐसी सूरत में जो CRF है, CRF फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, इसका लेवल अप हो जाएगा, और जब इसका लेवल अप होगा तो ऐसी सूरत में ACTH का लेवल भी अप हो जाएगा। ACTH, इसका सिक्रेशन भी अप होगी। और अब ये ACTH ये किसको इन्फ्लुएंस करेगा? स्टीरॉयड को, इसकी प्रोडक्शन करवाएगा। इसका रोल देखिए क्या है। ACTH acts upon the adrenal cortex and stimulate the secretion of corticosteroids, जैसे कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन, ये दोनों स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, इनकी सिक्रेशन करवाना ये ACTH का काम है। तो ACTH जब ये स्टीरॉयड्स के लेवल को मेंटेन करता है और स्टीरॉयड एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा होने लगते हैं तो ये स्टीरॉयड्स फिर CRF को ड्रॉप कर देंगे, और CRF की वजह से, इसकी ड्रॉप होने से ACTH भी ड्रॉप हो जाएगा। यानी वही चीज़ कि अगर आपसे पूछा जाए कि CRF और ACTH हैज़ विच फीडबैक अपॉन स्टीरॉयड लेवल, तो दे हैव पॉजिटिव फीडबैक, बट स्टीरॉयड लेवल हैज़ विच फीडबैक अपॉन दीज टू हार्मोन्स, तो स्टीरॉयड लेवल हैज़ नेगेटिव फीडबैक अपॉन दीज टू हार्मोन्स। ठीक, फंक्शन यहाँ पर क्लियर हो गया। अंडर सिक्रेशन और ओवर सिक्रेशन की वजह से ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जिनका जिक्र किया, कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन, इनकी सिक्रेशन
अफेक्ट होंगी, यानी अंडर सिक्रीशन से लैक ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन और ओवर सिक्रीशन लीड्स टू द एक्सेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। बाकी इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगे इसके लैक की वजह से या इसके एक्सेस की वजह से, वो अभी आगे चलकर हम कवर करते हैं, उनको भी आप इसके अकाउंट में रिलेट कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम ACTH के साथ लिंक्ड है। ठीक है। अच्छा, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन टर्म इज यूज्ड फॉर 3 डिफरेंट हार्मोन्स। इनको कलेक्टिवली गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स कहा जाता है। ये भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। इसमें FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH इसे प्रोनाउंस किया जाता है, और मेल बॉडी के अंदर इसके लिए एक और नाम है, इसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और जबकि प्रोलैक्टिन या ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन इज द थर्ड वन। ये तीनों हार्मोन्स कलेक्टिवली गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स कहलाते हैं। अच्छा, इसमें पहले हम जरा FSH को देख लेते हैं। मेल और फीमेल के अंदर चूंकि ये गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स हैं, यानी गोनेड्स के ऊपर इनका इफेक्ट होता है। गोनेड्स का मतलब है टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर, लिहाजा मेल और फीमेल बॉडीज के अंदर इनका रोल स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। एज फार एज कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन इन फीमेल इज कंसर्न, दिस FSH इज सिक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GRF। GRF ये हाइपोथैलेमिक फैक्टर है, GRF। लेकिन GRF के जरिए ये FSH प्रोड्यूस तो होगा, बट इसके लिए एक और कंडीशन ये रिक्वायर्ड है कि इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यानी कहने का मतलब है कि व्हेन एवर इन द फीमेल बॉडी द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज ड्रॉप्ड, इन दैट टाइम FSH विल बी सीक्रेटेड। अदरवाइज इफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी, ऐसी सूरत में फिर FSH सीक्रेट नहीं होगा। सही। सो ये इन दोनों हार्मोन्स की एब्सेंस में बाय मीन्स ऑफ GRF ये प्रोड्यूस होता है। और फीमेल में इसका रोल क्या है? फीमेल में इसके मल्टीपल रोल्स हैं, जैसे इट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ oogenesis, इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ मैनी प्राइमरी फॉलिकल्स। ये भी हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल से समझाएंगे। तो oogenesis, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स और मैचुरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो एक मैच्योर फॉलिकल होता है, उसकी डेवलपमेंट इसका रोल है। और इट ऑल्सो कॉजेज फॉलिकल एट्रिजिया, यानी जो ब्रेक डाउन होता है इमेच्योर फॉलिकल्स का, वो भी इसके जरिए इंश्योर हो रहा है। एंड it also stimulates the Graafian follicle to secrete estrogen. So these are number of functions performed by the FSH in the female body. याद रखो, these are female specific functions which are controlled by FSH. ये मेल में नहीं होंगे। और फीमेल में इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन की वजह से रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशंस आने का अंदेशा है, विच फर्दर लीड्स टू इनफर्टिलिटी। अच्छा, जहां तक मेल में इसका ताल्लुक है, तो मेल बॉडी के अंदर इट इज सिक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GRF एज अ रिजल्ट ऑफ अ बायोरिदम। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि इधर कोई एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन ना हो तो फिर ये प्रोड्यूस होंगे, बल्कि मेल बॉडी के अंदर एक रिदम बना हुआ है इन हार्मोन्स का कि ख़ास वक्त में इन हार्मोन्स की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है और फिर दूसरे वक्त में ये कम हो जाती है, फिर ये ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये कम। तो इस तरह से एक साइकिल चल रही है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ अ बायोरिदम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GRF मेल बॉडी में ये सिक्रीट हो रहे होंगे। मेल बॉडी में FSH का रोल क्या है? इट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर oogenesis और यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस। इट ऑल्सो प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिससे स्पर्म्स बनने होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दरअसल टेस्टिस के अंदर मौजूद होती हैं, तो वहाँ पर ये अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसकी भी अब नॉर्मल सिक्रेशन से रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशंस आने का अंदेशा है। दूसरा जो हार्मोन है इसमें LH, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन की एक और टाइप LH, और मेल में इसको ICSH कहा जाएगा। तो पहले फीमेल में देख लें कि LH हार्मोन इज सिक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GRF। वही GRF जो FSH को सिक्रेट करवा रहा था वो इसको भी सिक्रेट करवाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी कंडीशन है वो डिफर कर गई है। वो कैसे कि LH इज सिक्रेटेड व्हेन द एस्ट्रोजन लेवल इज हाई। देखो, FSH कब सिक्रेट होता है? व्हेन एस्ट्रोजन लेवल इज वेरी लो, बट LH इज सिक्रेटेड व्हेन एस्ट्रोजन लेवल इज हाई एंड द FSH लेवल इज लो। जाहिर है कि जब एस्ट्रोजन लेवल हाई होगा तो FSH ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, और ये वो सिचुएशन होती है जब GRF LH को सिक्रेट करवाएगा। अच्छा, अब फीमेल बॉडी में इसकी वजह से ओव्यूलेशन कॉज होगी। ओव्यूलेशन दैट इज रिलीज ऑफ ओवम और एग फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करवाता है और उसमें से एग को रिलीज करवाएगा।
it causes a luteinization, that is conversion of graphene follicle into corpus luteum. corpus luteum एक और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है फीमेल में. ये सारी चीजें अभी हम रिप्रोडक्शन में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, वहां पर इन हार्मोन्स का रोल और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर चूंकि अभी वक्त की कमी की वजह से मैं बार बार वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ज्यादा, लेकिन वो अलग यूनिट के अंदर उसको हम जब रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये चीजें ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी. अच्छा, तो इसके अलावा इट स्टिमुलेट द प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम. सो ऑल दीज फंक्शंस आर रिलेटेड टू LH इन द फीमेल बॉडी. याद रखो, यहाँ पर MCQs में इस तरह के सवाल बनते होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ LH इन द मेल बॉडी या इन द फीमेल बॉडी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा. मेल बॉडी में देखो इसकी सिक्रीशन अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GRF होगी एज अ रिजल्ट ऑफ बायोरिदम, उसी तरह जैसे FSH की सिक्रीशन हो रही थी, लेकिन इसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. LH यहाँ पर ICSH कहलाता है, और ये ICSH क्या करता है, इट स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट अमंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी और इनके दरमियान जो जगह होती है वो इंटरस्टिशियल सेल से ऑक्यूपाइड होती है. तो उन इंटरस्टिशियल सेल्स को ये स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन. अच्छा, उसके अलावा देखो ये जो, जी बेटा, सर आपने ये जो ये फीमेल इसमें जो फर्स्ट लाइन है ना, जो FSH वाला, FSH इज लो एंड एस्ट्रोजन लेवल इज हाई, लेकिन आपने तो कहा कि FSH जो है वो एस्ट्रोजन को रिलीज कर दे, तो फिर वो कैसे लो हो सकता है? हाँ बिल्कुल बेटे, देखो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि FSH ये एस्ट्रोजन की सिक्रेशन करवाएगा, बट एज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज इंक्रीज तो FSH विल बी ड्रॉप्ड, बिकॉज ये जो FSH है ये पॉजिटिव फीडबैक रखता है एस्ट्रोजन के ऊपर, बट एस्ट्रोजन हैज नेगेटिव फीडबैक अपॉन FSH. तो जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होने लगता है तो FSH ड्रॉप होने लग जाता है, और ये वो सिचुएशन होती है जब फिर ये LH सिक्रीट होता है. ये अभी हम आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर, वहां पर फिर ये वाली बात ज्यादा वजाहत से आपको बयान करेंगे. ठीक है, अच्छा जी. तो उसके बाद अब आप देखें आगे, ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन या इसको प्रोलैक्टिन भी कहा जाता है. इट इज फंक्शन इन द फीमेल बॉडी ओनली. इसका रोल मेल बॉडी के अंदर कोई नहीं है. ठीक है, तो फीमेल बॉडी के अंदर ये ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन इट इज सिक्रेटेड इन द एब्सेंस ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. यानी जब तक इसकी जरूरत नहीं होती तो PIF जो है इसको इनहिबिट किए रखता है, बट व्हेन LTH इज रिक्वायर्ड या प्रोलैक्टिन इज रिक्वायर्ड तो PIF ड्रॉप कर जाएगा और ये सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा. तो इसकी ज़रूरत कब होती है? एक्चुअली इट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन, या इट इज़ बिगिन टू सिक्रीट ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, क्योंकि उस वक्त मदर के जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उसको प्रिपेयर करना होता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ताकि आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंग वन वो मदर अपने यंग वन को फीड कर सके. तो इस मकसद के लिए मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करना होता है. दिस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टेशन. सो इट एक्चुअली प्रमोट्स द लैक्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड्स, इसको ये प्रमोट करता है. अच्छा, यहाँ पर एक बात जहन में रखिए कि प्रोलैक्टिन involves in the promotion of lactation in the milk production. मिल्क इजेक्शन को प्रमोट नहीं करता. वो अभी हम आगे एक और हार्मोन पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन, जो मिल्क इजेक्शन को प्रमोट करेगा, यानी मिल्क को रिलीज करवाएगा. ये मिल्क को प्रोड्यूस करवाता है. अच्छा, तो इसकी अबनॉर्मल सिक्रेशन का इफेक्ट डिस्टर्बेंस इन द लैक्टेशन हो सकता है. मदर विल बी अनएबल टू फीड हर यंग वन. अच्छा, द प्रोलैक्टिन हार्मोन, the protein hormone prolactin is involved with the production of milk या labor contraction and milk ejection या both A and B या none. तो कौन सा होगा? A, बिल्कुल, विदाउट एनी डाउट. लेकिन ऑक्सीटोसिन की बात होती तो वो ये B में आता है. ठीक है, तो इस वक्त ये प्रोलैक्टिन A होगा. The gonadotrophic hormone secreted by the anterior pituitary are कौन कौन से गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन? ADH, MSH या FSH या TSH, ACTH या FSH, LH या नन ऑफ द अबव? कौन से होंगे ये गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन? सी. यहां पर अगर LTH गिवन नहीं है, बट
बाकी ऑप्शंस के मुकाबले में दिस इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। सही। अच्छा, मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी, यहां से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी से, दैट इज कॉल्ड मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH इसे कहा जाता है। इट इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमिक MSH इनहिबिटरी हार्मोन। इसमें भी एक हाइपोथैलेमिक फैक्टर इन्वॉल्व है, लेकिन इसके साथ साथ इस हाइपोथैलेमिक फैक्टर के साथ साथ कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी मैटर करती हैं, जैसे एक्सपोजर टू सनलाइट एंड हीट ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जब प्रोड्यूस होगा तो इसका रोल क्या होगा, ये हमारी स्किन सेल्स को स्टिमुलेट करता है। स्किन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, जिनको मेलेनोसाइट्स कहा जाता है। ये हार्मोन उन मेलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट मोर एंड मोर मेलानिन। इस तरह से जो रंगत है वो थोड़ी सी सांवली होना शुरू हो जाती है, मोर पिगमेंट इज प्रोड्यूस एंड द कॉम्प्लेक्शन बिकम्स डार्क। तो ये बेसिकली बेनिफिशियल एस्पेक्ट होता है बिकॉज मेलानिन प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द सनलाइट। ठीक है, तो इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन सम टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखी जाती है, जब स्किन के मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है मदर्स को, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनमें हाइपर पिगमेंटेशन, ये इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन का एक इफेक्ट है। एंड सिमिलरली द लैक ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज द एल्बिनिज्म, जिसमें टोटली पिगमेंट लॉस हो जाता है, एल्बिनो हो जाता है बंदा। तो ये एल्बिनिज्म इसके कंप्लीट लैक की वजह से। ये MSH जी सर, ये MSH इनहिबिटरी हार्मोन जो है ना, तो ये इनहिबिशन नहीं करेगा क्योंकि ये इनहिबिटरी है। देखो, ये जो MSH इनहिबिटरी हार्मोन है वो MSH को प्रोड्यूस नहीं होने दे रहा होता ना, ये इसको इनहिबिट करता है। लेकिन जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी MSH की, तो ऐसी सूरत में MSH इनहिबिटरी हार्मोन ड्रॉप हो जाएगा और MSH फिर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। सही। तो लेकिन इसके साथ आपको इन्वायरमेंटल कंडीशंस बताई हैं, जैसे एक्सपोजर टू सनलाइट और हीट। अगर ये इस तरह की कंडीशन में आप एक्सपोज होते हैं तो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ MSH इनहिबिटरी हार्मोन MSH बिगिन टू सिक्रीट, उस वक्त ये उसको रेगुलेट करने में नाकाम हो जाता है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशंस हैं ये इस हार्मोन को प्रमोट करवाएंगी। सर, अगर MSH इनहिबिटरी हार्मोन है ना, तो वो इनहिबिशन करेगा तो फिर तो कलर नहीं बनेगा ना, मतलब। तो बेटे आपको यही तो बता रहा हूँ कि इस MSH इनहिबिटरी हार्मोन के मुकाबले में एक्सपोजर टू सनलाइट एंड हीट आर मोर पावरफुल स्टिमुलाई। तो बेशक ये हार्मोन मौजूद भी हो, लेकिन इस कंडीशन में जब एक्सपोज होगा तो तब MSH प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सही। लेकिन मतलब बच्चे तो सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते ना, तो वो बचपन से ही मतलब बाय बर्थ। जी बिल्कुल, यानी आप कहना चाह रही हैं कि जिनका बाय बर्थ जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है, तो उनमें क्या होता है? तो बेटे ये जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन्स एज वेल। ठीक है, इसमें जीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ के अंदर नेचुरली ये जो MSH इनहिबिटरी हार्मोन की सिक्रीशन है वो कम होती है और MSH ऑटोमेटिकली उनमें ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, बेशक वो सनलाइट में एक्सपोज हो या ना हो। तो ये इनकी जो सिक्रीशन है वो जेनेटिकली भी तो इन्फ्लुएंस हो रही होती है। सही। उसके अंदर जो जीन्स ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन करने वाले हैं वो ज़्यादा नंबर में जीन्स मौजूद होंगे, क्योंकि ये जो हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन है ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। तो जितने ज़्यादा जीन्स रंगत को डार्क करने वाले होंगे उतनी रंगत ज़्यादा डार्क होती जाएगी। सही है। yes, sir. अच्छा, तो अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं बट नॉट प्रोड्यूस्ड, ये याद रखो, दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। प्रोड्यूस तो ये हाइपोथैलेमस से हुए थे, लेकिन यहाँ पर आकर स्टोर हो गए और उसके बाद फिर इनका रिलीज हुआ। अच्छा, अब इनका कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन कैसे? पहले ADH को देख लें। ADH इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। क्यों कहते हैं वैसोप्रेसिन, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ADH is produced during the state of dehydration. ये कुछ फिजियोलॉजिकल स्टेट्स हैं such as dehydration, decreased blood volume, low blood pressure। जब इस तरह की फिजियोलॉजिकल सिचुएशंस डेवलप होती हैं बॉडी के अंदर, in that situation ADH begin to secrete।
और इस हालत में जब ADH सीक्रेट होगा तो इसका रोल क्या होगा? इन दिस स्टेट ADH प्रोमोट्स द वाटर रिटेंशन इन द किडनी। वाटर का जो लॉस हो रहा होता है किडनी लेवल पर उसको ये कंजर्व कर लेता है बाय कॉजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एट द किडनी लेवल। और इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन की वजह से अगर इसकी किसी शख्स में अंडर सिक्रेशन है, ज़्यादा ADH प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? डायबिटीज़ इंस्पाइडस हो जाएगी। डायबिटीज़ इंस्पाइडस ये डायबिटीज़ मिलाइटिस से मुख्तलिफ है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, इस शख्स को बार बार प्यास लगती है और जितना पानी वो उसकी बॉडी में आएगा वो फिर किडनी इसको कंजर्व कर नहीं सकेंगी और वो निकलता रहेगा। तो डाइल्यूट यूरिन एंड फ्रीक्वेंट थर्स्ट ये इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें वो ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब होने वाला करेक्टर नहीं है, वो डायबिटीज़ मिलाइटिस में होता है। ठीक है, तो ये मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। और अगर ये हार्मोन ओवर सिक्रीट हो किसी शख्स में तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा उस शख्स के अंदर, और वो हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन उसमें चूंकि सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे और उन सोल्यूट्स की डिपोजिशन से किडनी के अंदर स्टोन बनने का अंदेशा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ओवर सिक्रीशन है इट मे लीड्स टू द किडनी प्रॉब्लम्स। अच्छा, ऑक्सीटोसिन, इसका कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन आप देख रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन, एक और बात याद रखें कि इट इज़ फंक्शनल इन फीमेल ओनली, मेल के अंदर इसका रोल नहीं है, फीमेल के अंदर बेसिकली ये ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। तो फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन का देखो क्या रोल है? इट इज सिक्रेटेड इन द फीमेल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, नोन एज पार्चुरेशन। ये जो बर्थ प्रोसेस है उसे पार्चुरेशन भी कहते हैं। सो दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। और उस वक्त कैसे सिक्रेट होगा पार्चुरेशन के दौरान? बाय द डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, क्योंकि जब बर्थ के टाइम फीटल हेड इंगेज होता है सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स इज द माउथ ऑफ द यूट्रस, उसमें जब फीटल हेड इंगेज होगा तो सर्विक्स डिस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो न्यूरल और केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम द फीटस हैं वो भी इसको ऑक्सीटोसिन को प्रमोट करती है। यानी फीटल बॉडी से भी कुछ ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है जिसकी वजह से मज़ीद ऑक्सीटोसिन मदर बॉडी में शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ जो फीटल बॉडी जब मदर बॉडी को डायरेक्ट टच करना शुरू कर देती है, वैसे तो फीटस एमनियोटिक सैक के अंदर होता है ना, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ एमनियोटिक सैक रप्चर हो जाएगा और फीटस कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी वॉल ऑफ द मदर। उस वक्त ये जो न्यूरल सिग्नल्स हैं ये मदर को स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन। तो ये बर्थ के वक्त यानी पार्चुरेशन के वक्त जब ये ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है उस वक्त इसका काम ये होता है कि इट कॉजेज द लेबर कॉन्ट्रैक्शन। उस वक्त ये लेबर कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है एंड इवेंचुअली इट फैसिलिटेट्स द बर्थ। लेकिन एक और सिचुएशन में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, दैट इज सक्लिंग। सक्लिंग का मतलब है फीडिंग प्रोसेस बाय द मदर टू हर यंग वन। तो जब मदर अपने यंग वन को फीड कर रही होती है तो यंग वन के लिप्स के जरिए जो कॉन्टैक्ट स्टिमुलस मिलता है मदर को, दैट कॉन्टैक्ट स्टिमुलस आल्सो स्टिमुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। और इस दौरान में जब ये ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा किसी नर्सिंग मदर के अंदर जो अपने यंग वन को फीड कर रही है, तो ऐसी सूरत में ये मिल्क इजेक्शन को प्रमोट करेगा, यानी मिल्क को रिलीज करवाएगा बाय कॉजिंग द डायलिटेशन ऑफ द मिल्क डक्ट्स। मिल्क डक्ट्स यूं डायलेट करेंगी और उस मिल्क को ये इजेक्ट करवा पाएगा। सही। तो अब इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन के इफेक्ट्स में आप ये याद रखें, या तो लेबर प्रोसेस अफेक्ट कर जाएगा, अगर पार्चुरेशन के दौरान इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन हुई लेबर स्टक हो जाएगी और अल्टीमेटली फिर जो दीगर ऑप्शंस होते हैं जैसे सिजेरियन उसकी तरफ जाना पड़ता है। या फिर अगर ये ड्यूरिंग ये जब नर्सिंग पीरियड होता है जब मदर अपने यंग वन को फीड कर रही होती है उस दौरान में अगर ये एबनॉर्मली सिक्रेट हो तो लैक्टेशन प्रोसेस विल बी अफेक्टेड। तो ये आपने सारे रोल इसके याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ये आज का जो लेक्चर है इसको सिर्फ ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक कन्फाइंड रखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे के जो टॉपिक होंगे वो फिर इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शामिल करते हैं। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.